जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलता रहता है? वो कौन सी चीज़ है जो माता पिता से बच्चों तक गुण पहुंचाती हैं? ये सवाल हजारों सालों से हमें हैरान करता आया है। आज हम विज्ञान की मदद से इसी पहेली की कुछ परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। आज हम जिस स्रोत सामग्री की गहराई में उतर रहे हैं वो है जीव विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय। शीर्षक है जीन डीएनए है। इसमें दिए गए कुछ अहम प्रयोगों और खोजों के जरिए हम ये समझेंगे कि वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए ही वो अणु है जिसमें जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है। हमारा मकसद है इस अध्याय से सबसे जरूरी बातें निकालना। कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसकी बनावट में क्या खास है, ये अपनी कॉपी कैसे बनाता है और क्या ये जानकारी हमेशा एक जैसी रहती है या बदल भी सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है, क्या वैज्ञानिकों को हमेशा से लगता था कि डीएनए ही जीवन का ब्लूप्रिंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। काफी समय तक ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रोटीन ये भूमिका निभाते होंगे। प्रोटीन क्यों? उनका सोचना था कि प्रोटीन की बनावट बहुत जटिल होती है और जीवन की जटिल जानकारी को सहेजने के लिए वैसी ही जटिल चीज चाहिए होगी। डीएनए की संरचना उस समय उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं लगती थी। लेकिन कुछ बेहद होशियारी से किए गए प्रयोगों ने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। इसमें पहला बड़ा मोड़ आया 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के काम से। वो निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर शोध कर रहे थे। इसके दो रूप थे, एक चिकना एस टाइप जो बीमारी फैलाता था और एक खुरदुरा आर टाइप जो हानिरहित था। ग्रिफिथ ने देखा कि अगर मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया को जिंदा आर टाइप के साथ मिला दें तो कुछ हानिरहित आर टाइप बैक्टीरिया चमत्कारिक रूप से जानलेवा एस टाइप में बदल जाते हैं। क्या एक मरा हुआ बैक्टीरिया जिंदा बैक्टीरिया को बदल दे? ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या चीज थी वो जो ये बदलाव ला रही थी? हाँ, यही बड़ा सवाल था। ग्रिफिथ ने इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी बदलने वाला तत्व कहा, पर वो ये पता नहीं लगा पाए कि ये तत्व असल में क्या था, प्रोटीन, आरएनए या डीएनए। तो फिर पता कैसे चला? इस रहस्य को सुलझाने में करीब 16 साल लग गए। 1944 में एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी ने इस गुत्थी को सुलझाया। उन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया और बहुत सावधानी से मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया के अलग अलग हिस्सों प्रोटीन, आरएनए, डीएनए को शुद्ध किया। अच्छा, अलग अलग करके देखा। हाँ, फिर उन्होंने परखा कि इनमें से कौन सा हिस्सा आर टाइप बैक्टीरिया को बदलने की ताकत रखता है। नतीजा साफ था, सिर्फ डीएनए ही ऐसा कर सकता था। सिर्फ डीएनए? हाँ। जब उन्होंने डीएनए को नष्ट करने वाले एंजाइम का इस्तेमाल किया तो वो बदलाव रुक गया। प्रोटीन या आरएनए नष्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहला मजबूत सबूत था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन क्या इतने से ही सब मान गए? विज्ञान में तो अक्सर और सबूत चाहिए होते हैं ना? आपने सही कहा। वैज्ञानिक समुदाय को पूरी तरह यकीन दिलाने के लिए एक और निर्णायक प्रयोग की जरूरत थी। वो आया 1952 में अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस के शानदार प्रयोग से। उन्होंने बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। बैक्टीरियोफेज वो क्या होते हैं? ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। उनका आइडिया बहुत सरल और प्रभावी था। उन्होंने वायरस के प्रोटीन खोल को एक तरह के रेडियोधर्मी तत्व सल्फर 35 से और उसके डीएनए को दूसरी तरह के रेडियोधर्मी तत्व फास्फोरस 32 से चिन्हित किया, टैग कर दिया। अलग अलग टैग क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है, डीएनए में नहीं, और डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन में नहीं। अच्छा, तो अलग अलग टैग लगाकर वो देख सकते थे कि इन्फेक्शन के वक्त बैक्टीरिया के अंदर क्या घुसता है, प्रोटीन का टैग या डीएनए का टैग। स्मार्ट। बिल्कुल। उन्होंने इन टैग लगे वायरसों से बैक्टीरिया को संक्रमित करवाया और फिर एक ब्लेंडर में डालकर वायरस के बाहरी खोल को बैक्टीरिया से अलग कर दिया। ब्लेंडर में? सचमुच? हाँ, किचन वाला ब्लेंडर जैसा ही कुछ। और नतीजा चौंकाने वाला था। लगभग सारा फास्फोरस वाला टैग यानी डीएनए बैक्टीरिया के अंदर मिला। और प्रोटीन वाला? जबकि सल्फर वाला टैग यानी प्रोटीन ज्यादातर बाहर ही रह गया। और सबसे अहम बात, अगली पीढ़ी के वायरस में भी फास्फोरस वाला टैग ही मिला। इससे यह शक पूरी तरह दूर हो गया कि डीएनए ही वो चीज है जो अगली पीढ़ी बनाने के निर्देश लेकर जाती है। कमाल है। बाद में यह भी पता चला कि इसी तरह बाहर से डीएनए डालकर पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में भी नए गुण लाए जा सकते हैं। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि कुछ वायरस जैसे HIV अपना जेनेटिक कोड आरएनए में रखते हैं,
अच्छा, तो ज्यादातर में डीएनए पर कुछ में आरएनए भी? ठीक है, तो ये साबित हो गया कि असली खिलाड़ी डीएनए है। पर अब सवाल ये था कि इस डीएनए अणु में ऐसा क्या खास है, इसकी बनावट कैसी है जो इसे इतनी सारी जानकारी रखने और आगे बढ़ाने लायक बनाती है? यहीं पर कहानी और दिलचस्प होती है। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया। हाँ, ये तो सुना है। वो घुमावदार सीढ़ी जैसी शक्ल। बिल्कुल, ये जीव विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है। हालांकि इसका श्रेय अक्सर वॉटसन और क्रिक को मिलता है, लेकिन उनके मॉडल का आधार रोजालिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के बेहतरीन एक्सरे डिफ्रैक्शन चित्र थे। रोजालिन फ्रैंकलिन, हाँ, उनके बारे में भी पढ़ा है मैंने। हाँ, खासकर फ्रैंकलिन की फोटोग्राफ 51 नाम की एक्सरे तस्वीर, जिसने डीएनए की कुंडलीनुमा बनावट और उसके माप के बारे में अहम सुराग दिए थे। वॉटसन क्रिक मॉडल के हिसाब से डीएनए एक दोहरी घुमावदार सीढ़ी जैसा है। इस सीढ़ी के दोनों बाहरी किनारे या रेलिंग शुगर, डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट ग्रुप के बारी-बारी से जुड़ने से बनते हैं। ये मजबूत बैकबोन अणुओं को सहारा देते हैं। और सीढ़ी के बीच के डंडे, वो किसके बने हैं? वो बने हैं नाइट्रोजन वाले बेस के जोड़ों से। डीएनए में 4 तरह के बेस होते हैं, एडेनिन ए और गुआनिन जी। ये प्यूरीन है ना? हाँ, ये प्यूरीन है, और साइटोसिन सी और थाइमीन टी जो पाइरिमिडीन कहलाते हैं। आप इन्हें जेनेटिक कोड के 4 अक्षर समझ सकती हैं, ATCG। क्या ये अक्षर किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं या कोई नियम है जैसे हमारी भाषा में होता है? बिल्कुल नियम है, और यही नियम डीएनए की खासियत है। इसे पूरक बेस पेयरिंग या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। नियम बहुत सरल है। ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाँ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी हमेशा सी के साथ ही जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। बिल्कुल 3 से। एक बड़ा प्यूरीन हमेशा एक छोटे पाइरिमिडीन से जुड़ता है, जिससे सीढ़ी की चौड़ाई लगभग एक जैसी बनी रहती है, करीब 20 एंगस्ट्रॉम। इसी नियम ने एरविन चारगाफ की उस पुरानी खोज को भी समझाया, जिसमें उन्होंने पाया था कि किसी भी जीव के डीएनए में ए की मात्रा टी के बराबर और जी की मात्रा सी के बराबर होती है। अच्छा, तो चारगाफ के नियम भी इसी से एक्सप्लेन हो गए। हाँ, ये बेस पेयरिंग ही जेनेटिक कोड का आधार है। ये डबल हेलिक्स संरचना दाएं हाथ की तरफ घूमती है, बी डीएनए फॉर्म। हर 34 एंगस्ट्रॉम या करीब 10.5 बेस पेयर में एक पूरा घुमाव लेती है। इसमें एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव भी होता है। और एक और खास बात यह है कि सीढ़ी की दोनों रेलिंग्स समानांतर तो हैं, पर उल्टी दिशा में चलती हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब एक 5 प्राइम से 3 प्राइम तो दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम। एकदम सही, जैसे 2 लेन वाली सड़क पर ट्रैफिक विपरीत दिशाओं में चलता है। बेस जोड़े सीढ़ी के अंदर की तरफ छिपे रहते हैं, पानी से बचकर, हाइड्रोफोबिक, जबकि शुगर फॉस्फेट बैकबोन बाहर की तरफ पानी के संपर्क में रहती है, हाइड्रोफिलिक और नेगेटिव चार्ज वाली। ये तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन मैंने सुना है डीएनए अणु बहुत लंबे होते हैं। हमारी एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए, ये इतनी छोटी सी जगह में न्यूक्लियस में कैसे समाता है? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। इतने लंबे धागे को पैक करने के लिए कोशिका को इसे बहुत कसकर लपेटना और मोड़ना पड़ता है, जिसे सुपर कॉइलिंग कहते हैं। सुपर कॉइलिंग? हाँ। जैसे टेलीफोन का पुराना कॉर्ड होता था, उसको और मरोड़ दो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इस सुपर कॉइलिंग को संभालने के लिए कोशिका में खास एंजाइम होते हैं, जिन्हें टोपोआइसोमेरेज कहते हैं। ये डीएनए को जरूरत के हिसाब से काटने, घुमाने और फिर से जोड़ने का काम करते हैं, ताकि वो ठीक से पैक हो सकें और जरूरत पड़ने पर खुल भी सकें। ठीक है, तो डीएनए की बनावट समझ आ गई, बेस पेयरिंग, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, सुपर कॉइलिंग, ये भी कि ये पैक कैसे होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब कोशिका बढ़ती है तो ये अपनी इतनी सारी जानकारी की हूबहू कॉपी कैसे बनाती है? इसका जवाब 1958 में मैथ्यू मिसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाइल के एक बेहद खूबसूरत प्रयोग से मिला। उन्होंने ये परखा कि डीएनए की कॉपी बनाने की प्रक्रिया अर्धसंरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव होती है। अर्धसंरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब डीएनए कॉपी होता है तो पहले डबल हेलिक्स के दोनों धागे, दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, जैसे जिप खुलती है। फिर हर पुराना धागा एक सांचे यानी टेम्पलेट की तरह काम करता है, जिस पर एक नया पूरक धागा बनता है।
ए के सामने टी, जी के सामने सी, इस तरह से। तो आखिर में जो 2 नए डीएनए अणु बनते हैं उनमें से हर एक में एक धागा पुराना होता है और एक बिल्कुल नया, आधा पुराना आधा नया, इसीलिए अर्धसंरक्षी। अच्छा, आधा पुराना आधा नया। तो मिसेल्सन और स्टॉल ने इसे साबित कैसे किया? उन्होंने इसे साबित करने के लिए बैक्टीरिया ई कोलाई का इस्तेमाल किया और नाइट्रोजन के आइसोटोप्स का बड़ा ही चालाकी भरा प्रयोग था। उन्होंने पहले बैक्टीरिया को भारी नाइट्रोजन 15N वाले मीडियम में उगाया, जिससे उनका सारा डीएनए भारी हो गया। फिर उन्हें हल्के सामान्य नाइट्रोजन 14N वाले मीडियम में डाल दिया। और फिर अलग-अलग टाइम पर डीएनए निकालकर उसका वजन देखा? हाँ, सेंट्रीफ्यूज करके डेंसिटी ग्रेडियंट में देखा। पहली पीढ़ी के बैक्टीरिया में सारा डीएनए बीच के वजन का निकला, न पूरा भारी न पूरा हल्का। ये हाइब्रिड डीएनए था जिसमें एक भारी 15N और एक हल्का 14N धागा था, जो बिल्कुल अर्धसंरक्षी मॉडल के मुताबिक था। एकदम। दूसरी पीढ़ी के बाद उन्हें 2 तरह का डीएनए मिला, आधा हाइब्रिड बीच के वजन का और आधा हल्का 14N वाला। ये नतीजे इतने साफ थे कि उन्होंने साबित कर दिया कि डीएनए इसी आधे पुराने आधे नए तरीके से कॉपी होता है। ये कॉपी बनाने का काम कोशिका में खास जगहों पर होता है, जिन्हें रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, जहां डीएनए खुलता है। इसे करने वाला मुख्य एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज, ये नाम तो सुना है। हाँ, ये टेम्पलेट को पढ़कर सही बेस वाले नए ब्लॉक मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता जाता है। कुछ और एंजाइम भी मदद करते हैं, जैसे न्यूक्लियस जो डीएनए को जरूरत पड़ने पर काटते हैं, एंडोन्यूक्लियस बीच से, एक्सोन्यूक्लियस सिरों से। ओके, तो डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है, लेकिन इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे होता है? मतलब डीएनए में कोड तो है, पर वो कोड कोशिकाओं को कैसे बताता है कि उन्हें क्या करना है? प्रोटीन कैसे बनते हैं? इसे आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, जिसे फ्रांसिस क्रिक ने ही दिया था। ये बताता है कि जानकारी का बहाव कोशिका में कैसे होता है। मूल रूप से सारी जानकारी डीएनए में कोड के रूप में बंद है। पहला कदम है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। इसमें डीएनए के एक हिस्से मतलब एक जीन की जानकारी को एक दूसरे अणु मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए में कॉपी किया जाता है। एमआरएनए, तो आरएनए एक तरह से डीएनए का मैसेज लेकर जाता है? हाँ बिल्कुल, आरएनए डीएनए जैसा ही है पर थोड़ा अलग। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें थाइमीन टी की जगह यूरेसिल यू होता है। ये एक तरह से डीएनए के संदेश की वर्किंग कॉपी है। दूसरा कदम है ट्रांसलेशन या अनुवादन। इसमें एमआरएनए पर लिखे कोड को कोशिका की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री यानी राइबोसोम पढ़ती है। राइबोसोम उस कोड के हिसाब से अमीनो एसिड को सही क्रम में जोड़कर एक प्रोटीन बनाती है। और प्रोटीन ही असल में कोशिका के सारे काम करते हैं? ज्यादातर हाँ। वे ढांचा बनाते हैं, एंजाइम की तरह रिएक्शन करवाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं, वगैरह वगैरह। तो जानकारी का बहाव हुआ डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। क्या ये हमेशा इसी दिशा में होता है या कोई अपवाद भी है? आमतौर पर हाँ, यही दिशा होती है। जानकारी डीएनए से प्रोटीन तक जा सकती है, पर प्रोटीन से वापस डीएनए में नहीं। लेकिन एक दिलचस्प अपवाद है। अच्छा। कुछ वायरस, जिन्हें रेट्रोवायरस कहते हैं, जैसे एचआईवी, हाँ, एड्स वाला वायरस। हाँ, उनके पास एक खास एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम आरएनए से वापस डीएनए बना सकता है। आरएनए से डीएनए, उल्टा? हाँ, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन फिर भी जानकारी को प्रोटीन तक पहुंचाने के लिए आरएनए का इस्तेमाल जरूर होता है। समझ गई। तो ये पूरी प्रक्रिया तो बहुत सटीक लगती है, पर क्या डीएनए का कोड हमेशा 100% सही कॉपी होता है या कभी-कभी इसमें गलतियां या बदलाव भी हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, गलतियां होती हैं। डीएनए के क्रम में स्थायी बदलाव हो सकते हैं, जिन्हें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन, ये तो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, है ना? हाँ बिल्कुल, ये बदलाव विकास के लिए जरूरी हैं क्योंकि ये विविधता लाते हैं। इसी से नई प्रजातियां बनती हैं। लेकिन ये कई बार हानिकारक भी हो सकते हैं, जैसे बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर। म्यूटेशन 2 मुख्य तरीकों से होते हैं। एक होते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो कोशिका के सामान्य कामकाज के दौरान अपने आप हो जाते हैं। जैसे डीएनए कॉपी होते समय कभी-कभी डीएनए पॉलीमरेज से गलती हो गई, गलत बेस जुड़ गया, या कोशिका के अंदर मौजूद रसायनों से डीएनए बेस का स्ट्रक्चर बदल गया। दूसरे होते हैं इंड्यूस म्यूटेशन, जो बाहरी कारणों से होते हैं। इन बाहरी कारणों को म्यूटेजन कहते हैं। म्यूटेजन जैसे?
इनमें कुछ रसायन हो सकते हैं जैसे सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले, या फिर रेडिएशन जैसे सूरज की यूवी किरणें या एक्सरे, ये डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं या उसमें बदलाव लाते हैं। ये बदलाव किस तरह के हो सकते हैं? क्या छोटे-मोटे होते हैं या बड़े भी? कई तरह के हो सकते हैं। सबसे आम है पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें सिर्फ एक अक्षर, एक बेस पेयर बदल जाता है। ए की जगह जी आ गया, ऐसा कुछ? हाँ, या तो प्यूरिन की जगह प्यूरिन ट्रांजिशन या प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन ट्रांसफर्शन। इसके अलावा इंसर्शन में कुछ अक्षर या बेस पेयर जुड़ जाते हैं और डिलीशन में कुछ हट जाते हैं। अगर अक्षर जुड़े या हटें तो क्या होता है? वो ज्यादा खतरनाक लगते हैं? हाँ, ये अक्सर ज्यादा गड़बड़ करते हैं। सोचिए, जेनेटिक कोड को 3-3 अक्षरों के ग्रुप कोडॉन में पढ़ा जाता है। हर कोडॉन एक अमीनो एसिड बताता है। अगर आप बीच में एक अक्षर जोड़ दें या हटा दें तो उसके आगे के सारे 3 अक्षरों के समूह मतलब रीडिंग फ्रेम गड़बड़ा जाते हैं। इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ओह, मतलब पूरा मैसेज ही बदल जाएगा उसके बाद का। बिल्कुल। इससे बनने वाला प्रोटीन पूरी तरह गलत हो सकता है या बनना ही बंद हो सकता है। इसलिए ये आमतौर पर गंभीर होते हैं। क्या कोशिका इन गलतियों को सुधार नहीं सकती? इतने सारे चेक और बैलेंस होने चाहिए। कोशिका अब कोशिश जरूर करती है। उसमें डीएनए की मरम्मत करने के कई चालाक सिस्टम होते हैं जो बहुत तरह के नुकसानों को पहचान कर ठीक कर सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग की क्षमता भी होती है। लेकिन ये सिस्टम भी 100% परफेक्ट नहीं है। कभी कभी चूक जाते हैं या नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि ठीक नहीं हो पाता, और तब म्यूटेशन स्थायी हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी एक म्यूटेशन का असर दूसरे म्यूटेशन से ठीक भी हो सकता है। इसे बैक म्यूटेशन या रिवर्सन कहते हैं। मतलब गलती सुधर गई। हाँ, या तो पहली गलती ठीक हो जाए, ट्रू रिवर्शन, या कहीं और कोई दूसरी गलती हो जाए जो पहली गलती के असर को दबा दे या कम कर दे, सप्रेसर म्यूटेशन। अच्छा, सप्रेसर म्यूटेशन। हाँ, हालांकि अगर डीएनए का बड़ा हिस्सा डिलीट हो जाए तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन होता है। ये भी देखा गया है कि जीनोम में कुछ जगह, जिन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं, म्यूटेशन के लिए ज्यादा संवेदनशील होती हैं। हॉटस्पॉट मतलब वहां गलतियां ज्यादा होती हैं। हाँ, इसका एक कारण कुछ खास तरह के बेस में होने वाले रासायनिक बदलाव हैं, जैसे साइटोसिन का डीएमिनेशन होकर यूरेसिल बन जाना या 5-मिथाइल साइटोसिन का डीएमिनेशन होकर थायमीन बनना। ये आम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हैं जो हॉटस्पॉट बनाते हैं। ओके, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब तो जीवन की कहानी के मुख्य किरदार लगते हैं। लेकिन क्या इनके अलावा भी कुछ अजीब खिलाड़ी हैं जो जानकारी फैलाते हैं या बीमारी पैदा करते हैं? कुछ असामान्य से एजेंट्स? हाँ, बिल्कुल हैं। और ये हमारी पारंपरिक समझ को, मतलब सेंट्रल डॉगमा को भी चुनौती देते हैं। एक है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स? वायरस से भी छोटे। हाँ, ये सिर्फ आरएनए के बहुत छोटे गोल धागे होते हैं। इनमें वायरस की तरह कोई प्रोटीन का खोल नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस आरएनए। सिर्फ आरएनए का धागा? हाँ। और वो भी संक्रामक? ये क्या करते हैं? पौधे में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड से होने वाली बीमारी। सबसे अजीब बात यह है कि इनके आरएनए में किसी प्रोटीन को बनाने का कोड ही नहीं होता। कोई प्रोटीन कोड नहीं, तो ये अपनी कॉपी कैसे बनाते हैं और बीमारी कैसे फैलाते हैं? ये अपनी कॉपी बनाने के लिए पूरी तरह से पौधे की कोशिका के एंजाइमों पर निर्भर करते हैं। वो पौधे के आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं। ये बीमारी कैसे फैलाते हैं, ये पूरी तरह समझा नहीं गया है, पर माना जाता है कि ये पौधे के अपने जीन के एक्सप्रेशन में, मतलब उनके काम में दखल देते हैं। बिना प्रोटीन कोड वाला संक्रामक आरएनए, ये वाकई अजीब है। क्या इससे भी ज्यादा अजीब कुछ है? शायद हाँ, वो है प्रायोन्स। प्रायोन्स? ये नाम सुना है मैंने। मैड काउ डिजीज से जुड़ा है शायद। हाँ, बिल्कुल। प्रायोन्स ऐसे संक्रामक एजेंट हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए होता ही नहीं है। क्या बिना डीएनए या आरएनए के तो फिर जानकारी कैसे जाती है? ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं? हाँ, यही तो सबको चौंका दिया था जब इनकी खोज हुई थी। प्रियॉन असल में हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक सामान्य सेलुलर प्रोटीन पीआरपीसी का गलत तरीके से मुड़ा हुआ, मतलब मिसफोल्डेड रूप पीआरपीएससी होते हैं। एक नॉर्मल प्रोटीन का बिगड़ा हुआ रूप। हाँ, ये गलत मुड़ा हुआ प्रोटीन पीआरपीएससी बहुत स्थिर होता है और आसानी से नष्ट नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये गलत प्रोटीन सामान्य पीआरपीसी प्रोटीन के संपर्क में आता है तो उसे भी अपने जैसे गलत तरीके से मुड़ने पर मजबूर कर देता है। मतलब एक बिगड़ा हुआ प्रोटीन दूसरे सही प्रोटीनों को भी बिगाड़ देता है, एक तरह का ज़ॉम्बी प्रोटीन। बिल्कुल सही समझा।
ये एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता है, जिससे दिमाग में ये गलत प्रोटीन PRPSC जमा होते जाते हैं और अमाइलॉइड प्लाक बनाते हैं, जिससे कोशिकाएं मरने लगती हैं। और इसी से बीमारियां होती हैं? हाँ, इससे भेड़ों में स्क्रेपी, गायों में मैड काउ डिजीज BSE और इंसानों में क्रुट्सफेल्ड जैकब रोग CJD और कुरु जैसी भयानक जानलेवा न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियां होती हैं। प्रियॉन की खोज ने यह दिखाया कि प्रोटीन भी किसी तरह गलत संरचना की जानकारी आगे बढ़ा सकते हैं, जो सेंट्रल डॉगमा के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अविश्वसनीय। वायरॉइड्स और प्रियॉन तो वाकई जीव विज्ञान के नियमों को चुनौती देते लगते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि DNA अणु वाकई कितना अद्भुत है। ये न सिर्फ जीवन की सारी जानकारी संभाल कर रखता है, बल्कि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने और कॉपी करने का एक अविश्वसनीय तंत्र भी इसके पास है। ग्रिफिथ के रहस्यमयी तत्व से लेकर हर्शी चेज के निर्णायक प्रयोग और फिर वॉटसन क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल तक का सफर हमें इस अणु के रहस्यों के करीब लाया। हाँ, हमने इसकी डबल हेलिक्स बनावट, AT और GC की खास जोड़ी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, उसको समझा। फिर कॉपी बनाने का सेमी कंजर्वेटिव तरीका और सेंट्रल डोगमा DNA से RNA, RNA से प्रोटीन के जरिए जानकारी के बहाव को समझा। हमने ये भी देखा कि म्यूटेशन कैसे इस कोड में बदलाव लाते हैं, जो विकास और बीमारियों दोनों का कारण बनते हैं, और कोशिका कैसे इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करती है। और आखिर में वायरॉइड्स और प्रियॉन जैसे अनोखे एजेंटों ने हमें दिखाया कि आनुवंशिकता और संक्रमण की दुनिया कितनी विविध और हैरान करने वाली हो सकती है। सच में DNA की इस समझ ने जीव विज्ञान और चिकित्सा में क्रांति ला दी है। इसने हमें जीवन के काम करने के तरीके की बुनियादी समझ दी है। पर अब ये सोचना लाजमी है कि जब हम इस कोड को न सिर्फ पढ़ सकते हैं, बल्कि बदलने यानी एडिट करने की क्षमता भी हासिल कर रहे हैं, जैसे क्रिस्पर तकनीक से, तो भविष्य में इसके क्या मायने होंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मानव स्वास्थ्य, जीवन और शायद हमारे अस्तित्व के लिए ये कौन सी नई संभावनाएं और नैतिक चुनौतियां पेश करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें शायद आगे भी बात करनी चाहिए और हमारे सुनने वालों को भी सोचना चाहिए।